वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हमने स्टार्ट की है और जिसमें चैप्टर 4 स्टार्ट किया है और आज उसका पार्ट 3 है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, जिसमें इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नेहरू रोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, एफ्रो एशियन यूनिटी, ये सारे टॉपिक्स हमने 2 क्लासेस में कवर करे हैं। और आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम सिर्फ चाइना के बारे में पढ़ेंगे, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड द चाइनीज इन्वेजन 1962। आज की पूरी क्लास चाइना से रिलेटेड है और हमारे कैसे रिलेशन रहे टाइम पे, पीस का फेज कब रहा, कब हमारे बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हुए, ये हमारा आज का टॉपिक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उसके बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क आपको क्लियर कर दूंगी स्टोरी के थ्रू। सुने मैं पहले मैप ही खोल लेती हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है? ठीक है। चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, ओके। इधर तिब्बत है, बफर स्टेट, और ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। सारी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 नेबरिंग कंट्रीज और हिमालय की कहानी आपको पता है, हिमालय रीजन, सॉरी, ठीक है। अगर 2 पड़ोसी एक ही दीवार के दोनों तरफ रहे, ये हमारे नेबर है, ठीक है, इधर चाइना है, इधर इंडिया, और ये बीच में हमारे बॉर्डर है, और बाउंड्री जो है क्लियर नहीं है, ठीक है। एक कह रहा है ये मेरा हिस्सा है और दूसरा कह रहा है ये मेरा हिस्सा है, तो क्या होगा? झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। अभी अगर आप मेरे सामने होती या लाइव होती तो आप यही रिप्लाई करते। इंडिया और चाइना के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया नेहरू की लीडरशिप में शांति चाहता था और चाइना भी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। नाम हम कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? 1954 में हम दोनों कंट्रीज ने एक पंचशील एग्रीमेंट किया और स्लोगन आया, हिंदी चीनी भाई भाई। ये क्या था? ये जो हमारा फेज था 50s का, 1954 में हुआ था ना पंचशील एग्रीमेंट, ये जो फेज था ये पीस का फेज था। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब कहानी में ट्विस्ट आया, और वो क्या था? हिमालय के बीच एक ऐसा इलाका था जो दोनों के रिलेशन को बदल सकता था, और वो क्या था? तिब्बत। तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच बफर जोन था। ये देखो, मैंने इसलिए मैप रखा है आपके सामने, देखो पढ़ें, अभी मैं पढ़ा दूंगी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, बट पहले आप ये देख लो, आधी से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में भी बैठ जाएगा। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया, बट इंडिया ने इस मैटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 59 में तिब्बत में चाइना के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ और तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आए और इंडिया ने उन्हें एजिलम दिया और यहाँ से दोनों के रिलेशन खट्टे होने शुरू हुए, क्योंकि जो तिब्बत के लोग थे वो चाइना के कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ पे जो रिवॉल्ट हो रहा था चाइना की आर्मी उसको सप्रेस कर रही थी। अब ऐसे में क्या हुआ? वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, वो बहुत सारे तिब्बती पीपल के साथ कहाँ पे एंटर करा? इंडिया में। स्पेशली आप दिल्ली में देख सकते हैं, बहुत सारे तिब्बती पीपल की आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। और जब ये रिवॉल्ट हुआ, और अगर हम लास्ट 50 ईयर्स को देखें तो बहुत सारे तिब्बती पीपल ने अपने आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में वो माइग्रेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन है, चाइनीज आर्मी के थ्रू जो वहाँ का कल्चर स्पॉइल किया जा रहा है, ऐसे तिब्बती पीपल का कहना है, और उनका कहना है कि यहाँ पे कम्युनिज्म वो स्प्रेड करना चाहते हैं और हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही हैं। और चाइना को लगा कि इंडिया उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, और यहीं से दोनों कंट्रीज के बीच जो एक ट्रस्ट था वो टूटने लगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको क्लियर करूंगी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अब बात सिर्फ यहाँ पे डिस्प्यूट पे खत्म नहीं हुई कि हम वो आए, एजिलम दिया, यहाँ से तो चाइना को मतलब बिल्कुल लग गया था कि हाँ, इंडिया हमारे अगेंस्ट जा रहा है और हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया, एक ये जिसपे जो अक्साई चीन रीजन जो 1962 के वॉर के बाद चाइना ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, और नेफा। तिब्बत इशू के बाद इन सब के बाद भी बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ। वो क्या था? अक्साई चीन रीजन इन लद्दाख एंड नेफा इन अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों एरिया पर डिस्प्यूट था, डिस्प्यूटेड एरियाज है। सिचुएशन यहां तक हो गई कि चाइना ने हम पे 1962 में अटैक कर दिया, 20 अक्टूबर 1962। ओके। इस अटैक के लिए क्या इंडिया प्रिपेयर था? बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारे इंडिया की सिक्योरिटी पर, हमारी गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ना तो हमारे पास प्रॉपर वेपन्स थे और ना आर्मी के पास प्रॉपर फैसिलिटी थी। चलो युद्ध हुआ, 21 नवंबर 1962 को ये वॉर रुक गई, बट इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठे। हमारे लिए नेशनल शॉक था। डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान दिया गया। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया। इस अटैक के बाद इंडिया चाइना के रिलेशन तो खराब होने ही थे और डिप्लोमेटिक गैप आ गया दोनों कंट्रीज के बीच, और ट्रस्ट की बात करें तो वो तो कंप्लीटली खत्म हो ही चुका है। और 1962 वॉर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। समझ में आया?
मैंने अभी मोटी मोटी कहानी बताई है आपको, अब हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेंगे, ठीक है। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो फ्लो में, कोई बात नहीं, वो अभी हम कवर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। कुछ कुछ बातें माइंड में रहेंगी। आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949 इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई तो उसके बाद उस देश की सरकार को मान्यता देने वाली, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता देने वाले जितने भी देश थे उसमें भारत पहला देश था। एंड नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरम। और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, नेहरू जी थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो इमोशनली उनका चाइना के साथ कहीं ना कहीं बॉन्ड था, क्योंकि हमने भी जो इंपीरियलिज्म है उससे हम भी स्ट्रगल करे थे, उससे बाहर निकलने के लिए, वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर निकलने के लिए, और चाइना भी वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर निकला था। तो इंडिया ने पूरी पूरी हेल्प करी चाइना की। एंड सम ऑफ हिज कोलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरिड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें डिटेल में पढ़ा है, और किस तरीके से इंडिया को यूनाइट करने का जो क्रेडिट है वो वल्लभ भाई पटेल को जाता है, कैसे उन सभी प्रिंसली स्टेट को उन्होंने वन बाय वन इंडिया के साथ मर्ज करा। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए वो वरिड थे कि चाइना इन फ्यूचर हम पे अटैक कर सकता है, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। बट नेहरू थॉट इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाइना हम पे अटैक करेगा, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता ऐसा। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज, नॉट द आर्मी। और चाइनीज बॉर्डर को कौन गार्ड कर रहा था? पैरामिलिट्री फोर्सेस। द जॉइंट इन्यूसिएशन ऑफ पंचशील, अभी बताया था मैंने, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति की बात करता है पंचशील एग्रीमेंट। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954, डेट याद रखेंगे। बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, was a step in the direction of stronger relationship between the two countries। अच्छा स्टेप था, दोनों कंट्रीज के रिलेशन और मजबूत होंगे, ठीक है। ये पीएम है। तो पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? चाइना और इंडिया के बीच। कब? 1954 में। डेट याद नहीं होती, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से चाओ एन लाई। याद हो गया? चलो आगे बढ़ो। और जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो एक बार आप जरूर देखेंगे, क्या थे? रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, non-aggression against each other, non-interference in the internal matters of each other, equality and working for each other's benefit and peaceful coexistence। ये 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट के, जो 1954 में इंडिया और चाइना ने जिन पे साइन किया। ये हमारा कौन सा फेज चल रहा था? अभी लड़ाई तो हुई नहीं, ये हमारा जो फेज है, ये हम यहाँ पे पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब डिस्प्यूट होगा, अब तिब्बत का इशू आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पेज है, तिब्बत इशू के बारे में करेंगे। ये पिक्चर थोड़ी ब्लरी है, ये देखो दलाई लामा जो उनके धार्मिक गुरु हैं, बहुत सारे तिब्बती पीपल के साथ कहाँ एंटर कर रहे हैं? इंडिया में, ठीक है। अपनी जान बचाने के लिए इंडिया से उन्होंने मदद मांगी, और भारत मदद करने में कैसे पीछे रह सकता है? चलो तिब्बत इशू पढ़ाते हैं। ये थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, आप स्टोरी सुनेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार रीड करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से। चलो मैं बताती हूँ तिब्बत कैसी प्लेस है। एक प्लेटू है और सेंट्रल रीजन है चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत, और दोनों कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा इशू है तिब्बत। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया। देखो बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज होंगे जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बताई, बट जो तिब्बती पीपल थे वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चाइनीज कंट्रोल को, और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट किया। और जो पंचशील एग्रीमेंट क्या कहता है, अभी मैंने पढ़ा है पंचशील एग्रीमेंट, कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जब चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल किया था, तो चाइना जब उसके बाद फिर हमने पंचशील एग्रीमेंट पे साइन किया, तो चाइना ने इस प्रिंसिपल का ये मीन्स निकाला कि इंडिया ने तिब्बत पर चाइना की दावेदारी को एक्सेप्ट कर लिया है। 1956 में चाइना के लीडर चाओ एन लाई इंडिया आए, तो उनके धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की खराब सिचुएशन के बारे में नेहरू जी को बताया, और 1958 में तिब्बत में चाइना के अगेंस्ट रिवॉल्ट शुरू हो गया। चाइनीज आर्मी ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने 1959 में, मतलब 1959 में भारत आए और हमसे शरण मांगी, और भारत ने उनकी हेल्प करी, और उनके साथ जितने भी लोग आए थे उनको शरण दी। और चाइना के लिए ये बिल्कुल क्या एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एंड लास्ट 50 ईयर्स अगर हम देखें तो बहुत सारे तिब्बती पीपल भारत और अन्य पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। चाइना जो है तिब्बत को अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानता ही है, लेकिन तिब्बत नहीं मानता। अब समझ में आया कि क्या डिस्प्यूट था तिब्बत को लेकर? हमें वो तिब्बत पे कंट्रोल नहीं करना, बट हमने जो दलाई लामा और उनके साथ जो
उनके जो धार्मिक गुरु थे और उनके साथ जो तिब्बती और लोग आए उनको जो हमने शरण दी, ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी। तिब्बत के लोगों का मानना है कि चाइना हमारे कल्चर और हमारे धर्म को खत्म कर रहा है और यहाँ पे कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहता है। अगर आप जब इस एनसीईआरटी की जो पिक्चर है इसको जब रीड करेंगे, इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं। एक बार पहले मैंने तिब्बत के बारे में बता दिया और एक बार अब बता दिया, ठीक है। तो एक हमारा पीस का फेज हमने करा, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट। एक हमने तिब्बत का टॉपिक पढ़ा। अब आगे बढ़े, चलो। उसके बाद आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन। जब चाइना ने हमारे बॉर्डर पे, हमारे एरिया पे रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका कहना है कि जो 1914 में शिमला एग्रीमेंट के थ्रू जो मैकमोहन लाइन बनी थी, उस बाउंड्री को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अभी मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो ये उसी पे ये कार्टून बेस्ड पिक्चर है। चलो अब पढ़ते हैं चाइनीज इन्वेजन। अभी मैं बताऊंगी उस पिक्चर, वो पिक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस पिक्चर से, तो आप कवर कर लोगे। द चाइनीज इन्वेजन 1962। तिब्बत एक्टेड एज अ बफर अगेंस्ट चाइनीज इनकर्जन इनटू इंडिया, अभी बता दिया मैंने। एंड आफ्टर कंसोलिडेटिंग देयर होल्ड ऑन तिब्बत, द चाइनीज कंस्ट्रक्टेड रोड्स राइट अप टू द इंडियन बॉर्डर। वो जो कार्टून है वो इसी पे बेस्ड था कि चाइना ने रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए लिखा हुआ है उसमें हिस्टोरिकल एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड लाइंग क्लेम टू सम ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। The Aksai Chin region in Ladakh and then NEFA Northeast Frontier Agency regions now constituting the state of Arunachal Pradesh। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मैप शो किया था, ठीक है। लद्दाख का वो एरिया जिसपे चीन ने कंट्रोल कर लिया 1962 के वॉर के बाद, वो क्या कहा जाता है, अक्साई चीन रीजन, और नेफा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। चलो, द चाइनीज मैप शोड ऑल दीज रीजन्स एज विद इन द चाइनीज बॉर्डर। वो तो अपने मैप में शो कर रहा है कि हमारा एरिया है। एंड इंडिया मेड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, इंडिया तो इसको प्रोटेस्ट करेगा इसके अगेंस्ट। एंड इन इट्स रिप्लाई China informed that she would not accept the McMahon Line, very important line, devised by the British imperialists as being the border between India and China। McMahon Line कब बनी? 1914 में। ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे यहाँ, ब्रिटिश जो इंपीरियलिस्ट थे उनके द्वारा ये बॉर्डर बनाया गया और चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ओके। उसके थ्रू ये बाउंड्री हमारी डिसाइड हुई थी, मैकमोहन लाइन, चाइना और इंडिया के बीच। और इसको मैकमोहन लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ड्रॉ करने वाले थे सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है। बट लेकिन चाइना इस बाउंड्री को आज तक नहीं मानता है। तो एक और डिस्प्यूट का मुद्दा आ गया, एक तो तिब्बत इशू अभी करा और एक आपका मैकमोहन लाइन जो हमारी बाउंड्री है इंडिया और चाइना के, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इनफैक्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। इनफैक्ट द चाइनीज हैड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया, और इस बात को लेकर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया ऑन 20 अक्टूबर 1962। डेट याद रखेंगे। चाइना लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन इंडियन टेरिटरीज ऑफ नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड लद्दाख, ठीक है। बार बार मैं शो कर रही हूँ तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। नेफा एंड लद्दाख, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। And Indians were not prepared for such a massive attack, with the result that quite a good chunk of our land went under the occupation of China। हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे इस अटैक के लिए। अभी जब मैं स्टोरी सुना रही थी मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास उतनी पावरफुल आर्मी थी और ना वेपन्स थे, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा कुछ एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे अक्साई चीन रीजन कहते हैं। मैंने मैप में भी आपको शो किया है। और उसके बाद 21 नवंबर 1962 को चाइना अनाउंस्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर, युद्ध को रोक दिया गया, एक तरफा ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, युद्ध रुका। एंड द वॉर स्टॉप्ड बट इट डैमेज्ड द म्यूचुअल रिलेशंस टू सच एन एक्सटेंट दैट दे हैव नॉट बिकम नॉर्मल सो फार। इतना कुछ हो जाने के बाद क्या हमारे रिलेशन जल्दी से सुधर सकते थे? नहीं। हम जो पंचशील की बात कर रहे थे, जो पीस की बात कर रहे थे, उन सब पे पानी फिर गया, ये जो चाइना ने हम पे एकदम से अटैक करा, ठीक है। तो 3 टॉपिक कर लिए, एक पंचशील वाला, एक तिब्बत और एक आपका 1962 चाइनीज इन्वेजन। अब अटैक तो हो गया, उसके कुछ फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी निकल के सामने आएंगे। इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन, तो हुआ ही, हमें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। एट द सेम टाइम, और जबकि वल्लभ भाई पटेल जी ने मतलब अवेयर करने की कोशिश करी थी, बट नेहरू जी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया था। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। उस अटैक के बाद हमारे कंट्री में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो और मजबूत हुई। एंड सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स ईदर रिजाइन और वर रिटायर्ड। कुछ जो टॉप कमांडर्स थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इस युद्ध के बाद, क्योंकि एक तरह से वो देश की सुरक्षा करने में असफल रहे। एंड नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट, और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यू कैन सी हियर, ओके। एनसीईआरटी में ये पेज है और आप इसे रीड करेंगे, इतना तो करेंगे,
बाकी मैं करा रही हूँ आपको। एंड नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड एज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज फॉर हिज नाइव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशन एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। और नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया गया चाइना को लेकर, जो उनकी इंटेंशन थी कि चाइना हम पे अटैक नहीं कर सकता, उसको उस बात को लेकर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और मिलिट्री हमारी तैयार नहीं थी उस युद्ध के लिए। इन सब बातों के लिए क्रिटिसाइज किया गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा। और इस युद्ध के बाद पहली बार लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। एंड सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शंस टू लोकसभा। और इस युद्ध के बाद कुछ इलेक्शंस में जो कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को गंवानी पड़ी। एंड द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। अब थोड़ा थोड़ा जो पॉलिटिकल मूड था चेंज होने लगा, क्योंकि लोगों को एक ट्रस्ट टूट गया था कि ये जो सरकार है ये देश की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रही इस युद्ध के बाद। आपको याद होगा इसी युद्ध के बाद ही 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, की हमारी मिलिट्री को हमें स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि 1965 में फिर इंडो पाक वॉर हमें झेलनी पड़ी। एंड इन द अर्ली 1960s द रैप्चर बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन हैड शार्पन्ड द इनर कॉन्फ्लिक्ट इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और 60s में चाइना और सोवियत यूनियन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। अब उसका असर इंडिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट केम इनटू द ओपन विद द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। और वो खुलकर आया सामने जब चाइना ने हम पर अटैक किया 1962 में। और उसका नतीजा क्या हुआ? द प्रो चाइनीज विंग ऑफ द पार्टी वॉज लेबल्ड एज एंटी नेशनल। द प्रो चाइनीज लीडर्स लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो एक ग्रुप था वो प्रो चाइनीज था, और एक जो ग्रुप था वो प्रो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या रशिया कह लो, ठीक है, प्रो यूएसएसआर। और इन जुलाई 1964 दे फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। जो प्रो चाइनीज थे वो कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई से अलग होके उन्होंने क्या बनाई? सीपीआईएम। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीआई पार्टी 2 पार्ट्स में कब डिवाइड हुई, 2 गुटों में कब डिवाइड हुई, और एक नई पार्टी बनी सीपीआईएम। तो वो चाइना के अटैक के बाद 1962 में अटैक हुआ, और 1964 में फिर सीपीआईएम बनी सीपीआई से निकलकर। समझ में आया? ठीक है, तो आज हमने ये चाइना का ये टॉपिक करा है, जिसमें हमने पंचशील और तिब्बत के बारे में, द चाइनीज इन्वेजन 1962। बहुत इजी टॉपिक है। एक बार आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मैं रिकॉल करवाऊं आपको, तो आपने क्या पढ़ा? पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? 1954 में, ठीक है, सॉरी। उसके बाद तिब्बत इशू 1950 में चाइना ने कंट्रोल किया। 1958 में वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ, और उसके बाद चाइनीज आर्मी ने उसको सप्रेस करना शुरू किया। और 1959 में दलाई लामा, जो उनके धार्मिक गुरु थे, वो बहुत सारे तिब्बती पीपल के साथ हमारे यहाँ पे इंडिया में शरण लेने आए। उसके बाद 1962 में इंडिया पे अटैक, 20 अक्टूबर 1962। क्यों? लद्दाख एंड नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, उस पर वो अपना कंट्रोल चाहता है। 21 नवंबर को यूनिलेटरल सीज फायर, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? नेशनल ह्यूमिलेशन, राइट। और वी कृष्णा मेनन ने रिजाइन दिया। 1964 में सीपीआई से निकलकर क्या बनी? सीपीआईएम। ओके, सीपीआईएम जिन्होंने बनाई वो प्रो चाइनीज थे, और सीपीआई प्रो रशियन। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।